एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। मैं आप सब बच्चों के सामने प्रकट हो चुकी हूँ और एक नया सा प्यारा सा सेशन लेके मैं उपस्थित हुई हूँ। मैंने शुरू किया था चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स डिस्कस करना। बायोमोलिक्यूल चैप्टर में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ अमीनो एसिड्स, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ प्रोटीन्स। अब मैं पढ़ाने वाली हूँ अगला एक बायोमोलिक्यूल जिसका नाम है एंजाइम, जो कि प्रोटीन का ही एक फॉर्म है, एक रूप है। सो बेटा, कंटेंट की शुरुआत करने से पहले मैं आप सब बच्चों से एक विनम्र अनुरोध करने वाली हूँ। कृपया करके इस सूचना को ध्यान से सुने कि अगर आप सब बच्चों को बेटा मेरा पढ़ाया हुआ जो कंटेंट है वो समझ में आ रहा है, सो कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए और मजे से पढ़ते रहिए, आराम से पढ़ते रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। राइट, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड, स्टे काम, स्टे क्वाइट एंड कीप वर्किंग। ओके, सो इसी एक छोटे से मोटिवेशनल स्पीच के साथ हम शुरुआत करेंगे अपने इस ब्यूटीफुल से सेशन की। और हमारा आज का सेशन रहेगा बायोमोलिक्यूल, टोटली एनसीईआरटी रहेगा। एनसीईआरटी से एक भी लाइन जो है, एक भी शब्द हम ऊपर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी ही नीट को क्लियर करने की एक गीता रूपी किताब है। तो हम इस गीता का सार आज समझेंगे बहुत ही सिंप्लीफाइड लफ्जों में। राइट, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर सेशन बेटे। आइए आज हम शुरुआत करते हैं एंजाइम्स के बारे में। राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए भैया एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स देखिए, जितने भी एंजाइम्स होते हैं सारे के सारे प्रोटीन्स नहीं होते। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। सो यहां आपको एक स्टेटमेंट दी जाए कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, तो वो स्टेटमेंट गलत होगी। सही स्टेटमेंट होगी मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। राइट, बिकॉज सम ऑफ द एंजाइम्स आर राइबोजाइम। कुछ आरएनए जो है वो एंजाइम की भांति काम कर सकते हैं और आरएनए एंजाइम को हम कहते हैं राइबोजाइम। So these are RNA enzymes called as ribozymes. Right? समझिए कि जब कोई एंजाइम का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, जब भी किसी एंजाइम का स्ट्रक्चर हम देखते हैं, तो एंजाइम में प्रोटीन की तरह उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपको अमीनो एसिड का सीक्वेंस पता चलेगा कि कौन से अमीनो एसिड हैं इस एंजाइम में। राइट, उसी तरह से प्राइमरी स्ट्रक्चर में इसके बाद आगे ये फोल्ड होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाएगा, फिर टर्शरी स्ट्रक्चर बनाएगा। जब आप प्रोटीन या एंजाइम के टर्शरी स्ट्रक्चर को देखते हो तो आप नोटिस करते हो, आप देखते हो कि भैया जो उसकी बैकबोन है प्रोटीन की, यह अपने ऊपर फोल्ड हो जाती है। फोल्ड होते हुए ये कुछ क्रिस क्रॉस बनाती है, कुछ क्लेफ्ट लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती है। इन क्लेफ्ट्स को आप सर्वाइसिस या पॉकेट कहते हो। इस नॉट सर्वाइसिस, इट्स क्रीवाइसिस और पॉकेट्स कहते हो। राइट, तो ये जो क्रीवाइसिस और पॉकेट्स होती हैं, इन्हीं में से कोई एक पॉकेट किसी एक्टिव साइट की तरह एक्ट करती है। मतलब जब प्रोटीन फोल्ड हो रही होती है टर्शरी स्ट्रक्चर में, तो बहुत सारे एडिशनल बॉन्ड बनते हैं, जैसे कि वंडरवॉल फोर्सेस बनती हैं, आयनिक बॉन्ड बनते हैं और कुछ गड्ढे या कुछ क्लेफ्ट लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं। इन क्लेफ्ट या क्रीवाइसिस को आप कहते हो एक्टिव साइट। क्या कहते हो इनको? एक्टिव साइट। ठीक है, ये इन क्रीवाइसिस या पॉकेट के अंदर सबस्ट्रेट जाके फिट हो जाता है। इसलिए एंजाइम एक्टिव साइट के थ्रू रिएक्शंस के रेट को बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ा देते हैं। सो एंजाइम्स आर कॉल्ड एज बायोकैटालिस्ट। एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं? बायोकैटालिस्ट, क्योंकि वो बायोलॉजिकल रिएक्शंस के रेट को बहुत ज्यादा तेजी से भगाना शुरू कर देते हैं। राइट, एंजाइम्स कैटालिस्ट जो होते हैं इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट से बहुत सारी फॉर्म्स में अलग होते हैं।
लेकिन एक बहुत मेजर डिफरेंस है जो हम मेंशन करना चाहते हैं कि जो इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट होते हैं वो हाई तापमान पे भी एफिशिएंटली और हाई प्रेशर पे भी एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है वो हाई टेम्परेचर पे खराब नहीं होते, लेकिन एंजाइम्स बेचारे हाई टेम्परेचर पे जनरली 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान पे डैमेज या तबाह हो जाते हैं। लेकिन जब आप एंजाइम आइसोलेट करते हो उन ऑर्गेनिज्म से जो कि एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर पे रहते हैं, जैसे कि हॉट वेंट्स में रहते हैं, सल्फर स्प्रिंग्स में रहते हैं, तो इनके जो एंजाइम्स हैं वो इतने हाई तापमान पे भी स्टेबल रहते हैं, स्थिर है, कुछ फर्क नहीं पड़ता इनको हाई टेम्परेचर का। ये बिल्कुल नहीं हिलते, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होते, स्टेबल हैं ये। तो मतलब ये अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी या पावर बहुत ज्यादा हाई तापमान जो कि 80 to 90 डिग्री सेल्सियस होता है उस पे भी रिटेन करते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो ये एंजाइम्स थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, इन एंजाइम्स की कौन सी प्रॉपर्टी है? थर्मल स्टेबिलिटी। तो थर्मल स्टेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उन एंजाइम्स की जो थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। याद रखो, जब टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो एंजाइम्स का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एंजाइम तबाह हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर के जो आयनिक बॉन्ड थे, वंडरवॉल फोर्सेस थी जो कि उसके कन्फर्मेशन को, उसके रूप को बना के रख रही थी, वो रूप बिगड़ जाएगा। रूप बिगड़ जाएगा तो एक्टिव साइट तबाह हो जाएंगे, एक्टिव साइट तबाह हो जाएंगे तो भैया सबस्ट्रेट आके अटैच नहीं कर पाएगा, जिस वजह से कैटालिसिस नहीं हो पाएगी और एंजाइम एक्शन डिक्लाइन हो जाएगा। सो रिमेंबर, इस प्रक्रिया को जिसमें एंजाइम्स अपनी एक्टिविटी हाई टेम्परेचर पे लूज कर देते हैं, इसको कहते हैं डीनेचुरेशन। डी मतलब लॉस हो गया, नेचुरेशन इसकी नेटिव स्टेट का, फंक्शनल स्टेट का खत्म हो जाना, इज कॉल्ड एज डीनेचुरेशन। ऑलराइट, नाउ देयर इज सम थ्योरी इज गिवन इन एनसीईआरटी कि भाई साहब किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है वो क्या होता है? तो रेट का मतलब होता है कि रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल रिएक्शन का मतलब है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम पे कितना प्रोडक्ट बन रहा है हम उसे कहते हैं रेट, गति। ठीक है, रेट को वेलोसिटी कहते हैं आप अगर डायरेक्शन स्पेसिफाइड की जाती है। किसी भी रिएक्शन का, चाहे फिजिकल है चाहे केमिकल प्रोसेस है, उसका जो होना होता है, उसका जो रेट है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन टेम्परेचर एक प्रमुख फैक्टर है। एक जनरल रूल है कि भाई साहब अगर टेम्परेचर के जो एंजाइम एक्टिविटी होगी वो डबल हो जाएगी या आधी हो जाएगी हर 10 डिग्री टेम्परेचर, जब 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब आप बढ़ाओगे या घटाओगे, इसे कहते हैं टेम्परेचर कोशेंट। टेम्परेचर कोशेंट मतलब Q10 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब होता है फॉर एवरी 10 डिग्री राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर द रिएक्शन वेलोसिटी ईदर डबल्स और बिकम हाफ ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू। हर 10 डिग्री सेल्सियस तापमान अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो रिएक्शन वेलोसिटी या एंजाइम का जो एक्शन होगा पहले की तुलना में 2 गुना बढ़ जाएगा। अगर आप टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस घटाओगे पहले की तुलना में तो एंजाइम की एक्टिविटी प्रीवियस वैल्यू के कंपैरिजन में आधी रह जाएगी। ठीक है, सो कैटालाइज्ड रिएक्शन, जो एंजाइम से कैटालाइज्ड रिएक्शंस होती हैं वो बहुत जल्दी होती हैं देन द अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। जब एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन आप ऑब्जर्व करते हो तो रिमेंबर अनकैटालाइज्ड रिएक्शन के कंपैरिजन में आप इसका मुकाबला ही नहीं कर सकते। मतलब इतनी ज्यादा स्पीड से एंजाइम जो है प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देते हैं, कोई मुकाबला नहीं है इनका, राइट। अनकैटालाइज्ड रिएक्शन की तुलना में कैटालाइज्ड रिएक्शन बहुत जल्दी होती है। जैसे कि एक ये रिएक्शन दी हुई है हमारे पास, भैया कार्बन डाइऑक्साइड नामक एक गैस जल या पानी में जब घुलती है तो कार्बोनिक एसिड बनता है H2CO3। इस रिएक्शन को बढ़ाने वाले एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ठीक है जी, मान लो कि ऐसा होता कि ऐसा एक कलयुग आता कि भैया इस जो आपका ये एंजाइम है वो नहीं होता। अगर ये एंजाइम नहीं होता तो ये रिएक्शन
कार्बोनिक एसिड का बनना बहुत ही स्लो होता, जिसमें सिर्फ 200 मॉलिक्यूल कार्बोनिक एसिड के 1 घंटे में बनते। 1 घंटे में सिर्फ और सिर्फ कितने मॉलिक्यूल? 200 मॉलिक्यूल, मतलब चुट्टू से मॉलिक्यूल 200 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। ये बात हमें हजम नहीं हो रही है, इसीलिए हाजमा करने के लिए बंदा आ जाता है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। रिमेंबर, कार्बोनिक एनहाइड्रेज का ज्यादा अमाउंट पाया जाता है आरबीसी नामक बाइकनकेव गोले में, और इसका बहुत कम अमाउंट पाया जाता है ब्लड की प्लाज्मा में। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज ज्यादा मात्रा में होता है आरबीसी के अंदर, कम मात्रा में होता है इन द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड। तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज रिएक्शन वेलोसिटी को ड्रामेटिकली, मतलब ड्रामेबाज, मतलब ऐसा ड्रामा के मतलब पूरी काया ही पलट कर देता है। ये पूरी ड्रामेटिकली जो रेट ऑफ रिएक्शंस होता है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, और 1 सेकंड में ये 6 लाख मॉलिक्यूल, कितने बेटा? 1 सेकंड में ये कितने मॉलिक्यूल? 6 लाख मॉलिक्यूल जो है वो कार्बोनिक एसिड के बनाता है। तो इससे हमें ये समझ में आया कि जो एंजाइम है उसने रिएक्शन वेलोसिटी को 10 मिलियन टाइम बढ़ा दिया है। तो भाई साहब, जो एंजाइम की पावर है, जो इसकी शक्ति है, वो इनक्रेडिबल है, मतलब इसका कोई मुकाबला नहीं। मतलब बहुत ज्यादा इसको अपलॉड करना चाहिए आपको कि एंजाइम ना होता तो हम ना होते, बिकॉज ऑल रिएक्शंस इन आवर बॉडी आर कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम। हम जो चल रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही है, जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही है, सब की सब कैटलाइज्ड हो रही हैं इन बायोमोलिक्यूल से, जिनका नाम है एंजाइम्स। ठीक है, अब समझो कि थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम्स हैं each catalyzing a unique chemical and metabolic reactions। बहुत सारे एंजाइम्स हैं, मतलब कोई है ही नहीं, मतलब नंबर नहीं है। थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स हमारे पास अवेलेबल हैं, अलग अलग रिएक्शंस को कैटलाइज करने के लिए। रिमेंबर, एक मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन, when each step is catalyzed by same enzyme complex और डिफरेंट एंजाइम्स इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक पाथवे से हम क्या समझते हैं? मेटाबॉलिक पाथवे का मतलब होता है एक मल्टी स्टेप रिएक्शन, एक मल्टी स्टेप रिएक्शन, और इस रिएक्शन एक मल्टी स्टेप मेटाबॉलिक रिएक्शंस, जिसमें हर एक रिएक्शन अलग अलग एंजाइम द्वारा कैटलाइज हो सकती है या सेम एंजाइम कॉम्प्लेक्स द्वारा भी कैटलाइज हो सकती है। राइट जैसे कि एक मेटाबॉलिक पाथवे का एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और नाम है इसका ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का बनना इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस। यह ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है और दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के और 2 मॉलिक्यूल पानी के बनाता है। तो ये जो ग्लाइकोलाइसिस है, जिसमें ग्लूकोज पायरुविक एसिड में तब्दील हो रहा है, ये 10 अलग अलग एंजाइम द्वारा कैटलाइज्ड रिएक्शन से बनता है। तो ये आप पढ़ेंगे अबाउट दिस कॉन्सेप्ट इन +2 क्लास। रिमेंबर, अभी आपके लिए ये जानना जरूरी है कि दिस मेटाबॉलिक पाथवे या ग्लाइकोलाइसिस की वजह से बाद में एक या और एडिशनल रिएक्शन जब साथ में होंगी, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटीज ऑफ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। आप बोलेंगे कि पायरुविक एसिड से और क्या बन सकता है? तो भाई साहब, जब हमारे स्केलेटल मसल में पायरुविक एसिड जो है एनएरोबिक कंडीशन में टूटेगा, भाई जब तुम विग्रस मस्कुलर एक्सरसाइज करोगे, जल्दी जल्दी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन करना शुरू कर दोगे, तो मसल के अंदर जो ग्लाइकोजन होगा वो एनएरोबिकली टूटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का जो मायोग्लोबिन नामक पिगमेंट है, उसके अंदर जो ऑक्सीजन स्टोर हुई थी वो तुमने खत्म कर दी। ऑक्सीजन का स्टोर एग्जॉस्ट हो गया, जिस वजह से ग्लाइकोजन एनएरोबिकली टूटना शुरू होती है। जब भी ग्लाइकोजन एनएरोबिकली टूटती है तो बनता है लैक्टिक एसिड। राइट, तो ये एक अलग तरह का प्रोडक्ट बन गया। नॉर्मल कंडीशन में पायरुविक एसिड जो है, अंडर नॉर्मल कंडीशन पायरुविक एसिड इज फॉर्म्ड। राइट,
अगर यीस्ट में देखा जाए फर्मेंटेशन के दौरान तो सेम पाथवे कैन रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। मतलब जब पायरुविक एसिड यीस्ट में टूटेगा, यीस्ट में अनएरोबिक कंडीशन में टूटेगा तो बनेगा इथेनॉल या अल्कोहल। तो इससे आपको ये समझ में आया कि अगर कंडीशन अलग अलग रख दी जाए तो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनना लाजमी है। सो डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट प्रोडक्ट का बनना जो है पॉसिबल होता है। जैसे कि जब हमारे स्केलेटल मसल में हमने एनएरोबिकली ब्रेक डाउन किया बेचारे पायरुविक एसिड का, तो इसने कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ना बना के क्या बनाया, लैक्टिक एसिड। और जब यही पायरुविक एसिड ये जलता है इन केस ऑफ यीस्ट, इनमें ये एनएरोबिकली टूटता है तो बनती है अल्कोहल, इथेनॉल। ऑलराइट, नेक्स्ट, रिमेंबर हाउ डू एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसके लिए समझते हैं, टू अंडरस्टैंड दिस हमें ये समझना पड़ेगा, एंजाइम को बहुत बारीकियत से बहुत और अच्छे से समझते हैं। चलिए इसको और थोड़ा समझते हैं। हमने पहले समझा ये कि हमने एक आइडिया लगाया एक्टिव साइट का। जो भी केमिकल या मेटाबॉलिक कन्वर्शन होती है हम उसे रिएक्शन कहते हैं। केमिकल जो कि प्रोडक्ट में तब्दील होता है उसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं। इसलिए जो एंजाइम या प्रोटीन जिनका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है इंक्लूडिंग एन एक्टिव साइट, यह एंजाइम आपके सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील करता है। तो कोई भी एंजाइम किसी एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलता है। ये आप समझ चुके हैं कि सबस्ट्रेट को एंजाइम के साथ जुड़ना पड़ेगा एट इट्स एक्टिव साइट, जो कि एक तरह का क्लेफ्ट या पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। सबस्ट्रेट को एंजाइम की तरफ डिफ्यूज होना पड़ेगा और एक्टिव साइट के साथ चिपकना पड़ेगा। मतलब सबस्ट्रेट को अगर प्रोडक्ट बनाना है बेटा, अगर तुम्हें नीट क्लियर करना है तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, ऑब्लिगेटरी है मेहनत करना। सो रिमेंबर, सबस्ट्रेट जो है जब प्रोडक्ट में तब्दील होगा तो ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन होना जरूरी है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की। यह कॉम्प्लेक्स बनना एक ट्रांजिएंट फिनोमिनन है। तो रिमेंबर, आज की मेहनत तुम्हारे कल काम आएगी, तुम डॉक्टर बन जाओगे, बहुत सारे पैसे बनाओगे। सो ये मेहनत ट्रांजिएंट है, लेकिन उसके बाद जो खुशी का एहसास होगा और जो तुम्हारी लाइफ अपलिफ्ट होएगी उसका कोई लेवल या कोई मुकाबला नहीं होगा। राइट, तो ये एक ट्रांजिएंट फिनोमिनन है। इस स्टेट के दौरान जब ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ जुड़ा हुआ है एट इट्स एक्टिव साइट, तो सबस्ट्रेट का एक नया स्ट्रक्चर उभर कर सामने आता है जिसे हम ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर कहते हैं। बहुत जल्दी ही जो पुराने बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं, कुछ नए बॉन्ड बन जाते हैं और एक्टिव साइट से प्रोडक्ट को खदेड़ दिया जाता है। प्रोडक्ट को बोलता है कि तू निकल ले। अब एंजाइम जो होता है दोबारा सेम रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए रीयूज होता रहता है। सो रिमेंबर, एंजाइम कभी भी इस्तेमाल नहीं होता है रिएक्शन में। इसका सिर्फ एक ही काम होता है, सबस्ट्रेट को जल्दी जल्दी प्रोडक्ट में बदलना। ये कभी भी अपना जो रंग रूप है वो नहीं बदलता। दे आर नेवर यूज्ड अप ड्यूरिंग द रिएक्शन। नाउ दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि सबस्ट्रेट का जो स्ट्रक्चर है वो प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर में तब्दील हो गया और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, अनस्टेबल स्ट्रक्चर्स में से सबस्ट्रेट को पास होना पड़ता है। एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर है ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर पे पहुंचने के लिए सबस्ट्रेट को इस स्टेट पे पहुंचेगा तभी ये प्रोडक्ट में जाएगा। तो बहुत और सारे अल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट होती हैं बिटवीन द स्टेबल सबस्ट्रेट एंड द प्रोडक्ट। मतलब जो स्टेबल बंदे हैं यहाँ पे सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट हैं, ये ट्रांजिशन स्टेट ऊपर लटका हुआ है, इसकी हाई एनर्जी है तो ऊपर लटका हुआ है। हाई एनर्जी होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो रिमेंबर,
कि बाकी जितने भी इंटरमीडिएट्स होंगे सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट को छोड़ के वो सब के सब अनस्टेबल होंगे, क्योंकि स्टेबिलिटी इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द एनर्जी स्टेटस ऑफ द मॉलिक्यूल और द स्ट्रक्चर, राइट। तो जब आप देखते हो पिक्टोरियली थ्रू अ ग्राफ, इट लुक्स लाइक समथिंग दिस इज द ग्राफ। इसमें आपको वाई एक्सिस बता रही है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, और एक्स एक्सिस बता रही है आपको प्रोग्रेशन ऑफ द रिएक्शन के सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, राइट। तो एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है प्रोग्रेशन ऑफ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन और स्टेट्स थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट। अब आप नोटिस कर रहे हैं दो चीजें, आप दो चीजें कौन कौन सी नोटिस कर रहे हैं कि अगर एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन सबस्ट्रेट द एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट, ये आप देख रहे हैं प्रोडक्ट जो है सबस्ट्रेट से कम एनर्जी लेवल पे है, तो जब या प्रोडक्ट जो है सबस्ट्रेट से कम एनर्जी लेवल पे है, मतलब प्रोडक्ट बनते बनते कुछ एनर्जी जो है वो रिलीज हो गई, इसलिए ये रिएक्शन कहलाती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट। वन नीड किसी को जरूरत नहीं होती अगर आपने हीट करना है और प्रोडक्ट बनाना है, मतलब अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तब भी जो रिएक्शन होगी वो एग्जीक्यूट होगी, तो ये जरूरी नहीं है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है और या एंडोथर्मिक है या एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन है। सबस्ट्रेट को हमेशा जाना पड़ता है हाई एनर्जी स्टेट से या ट्रांजिशन स्टेट पे, और इस ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंचने के लिए इसको जितनी एनर्जी लगेगी, जितनी एनर्जी की जरूरत होगी इसको, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। सो एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब हुआ वो एनर्जी जो सबस्ट्रेट को ट्रांजिशन स्टेट पर पहुंचने के लिए, चढ़ने के लिए चाहिए। सो एंजाइम्स इवेंचुअली, जो एंजाइम होता है वो इस एक्टिवेशन एनर्जी को आप देख रहे हैं कम कर रहा है। रिमेंबर ये वाला एनर्जी लेवल डायग्राम है विदाउट रेड वाला जो है लाल रंग वाला डेंजर, मतलब ये बिना एंजाइम के चल रही है रिएक्शन। ट्रांजिशन स्टेट पर पहुंचने के लिए ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता लग रही है सबस्ट्रेट को, लेकिन जब एंजाइम डाला तो एंजाइम लोअर ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं और इस एक्टिवेशन एनर्जी को खींच के नीचे ले आते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो रिड्यूस होती है तो ट्रांजिशन स्टेट जल्दी से आ जाती है और प्रोडक्ट बनने की गति जो है ट्रिमेंडसली बढ़ जाती है। सो बहुत ज्यादा तेजी से आपका जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएगा। तो इस पूरी कहानी से हमने एक शिक्षा ग्रहण करी, इस पूरी कहानी से हमने एक शिक्षा ग्रहण करी। हमें शिक्षा ये मिली कि एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं बाय लोअरिंग डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को घटाते हैं ये ताकि जल्दी से ट्रांजिशन स्टेट पहुंच जाए और प्रोडक्ट बनने की जो रफ्तार है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए। सो जस्ट वेरी सिंपल, ट्रांजिशन स्टेट जो होती है, क्योंकि हाई एनर्जी स्टेट होती है, हाई एनर्जी पे बंदा जो है वो अनस्टेबल होता है, तो ट्रांजिशन स्टेट जो होगी अनस्टेबल स्टेट होगी। बहुत और ऑल्टर्ड स्ट्रक्चर स्टेट होती हैं बिटवीन सबस्ट्रेट एंड द प्रोडक्ट जो कि अनस्टेबल होती है। स्टेबिलिटी इज रिलेटेड टू द एनर्जी कंटेंट ऑफ द ईदर सबस्ट्रेट और द प्रोडक्ट। और दूसरी बात हमने ये सीखी कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट की एनर्जी सबस्ट्रेट की तुलना में कम होगी, और अगर एंडोथर्मिक होगी तो प्रोडक्ट की एनर्जी सबस्ट्रेट की तुलना में ज्यादा होगी। ऑल राइट। सो आफ्टर दिस लेट अस डिस्कस नेचर ऑफ द एंजाइम एक्शन। हर एक एंजाइम के पास सबस्ट्रेट के लिए जुड़ने के लिए साइट मौजूद होते हैं, तो सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट इसमें प्रेजेंट होते हैं
ताकि एक हाईली रिएक्टिव, रिमेंबर हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाए। यह कॉम्प्लेक्स बहुत ही, क्योंकि ये रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव, तो भाई साहब ये शॉर्ट लिव्ड होगा, बहुत कम देर के लिए ये जिंदा रहेगा और जल्दी से ये डिसोशिएट होके प्रोडक्ट बना देगा। साथ में आ जाएगा हमारा अनचेंज्ड एंजाइम, राइट। सो और बीच में इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होती है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स की। ये जो पूरी थ्योरी है, पूरी जो ये कहानी है, इसको समराइज करते हैं कि एंजाइम के पास जो एक्टिव साइट होते हैं उनमें एंटर करता है सबस्ट्रेट और बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनते ही ओल्डर बॉन्ड तबाह हो जाते हैं, नए बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है और प्रोडक्ट बन जाता है। प्रोडक्ट अभी भी एंजाइम के साथ चिपका हुआ है, लेकिन एंजाइम कहता है कि तू निकल जा, क्योंकि मुझे दोबारा से सेम रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए वापस जाना पड़ेगा। तो ये दोबारा से सबस्ट्रेट के पास चला जाता है और सेम रिएक्शन को कैटालाइज करता है। ठीक है जी। सो जो कैटालिटिक साइकिल है एंजाइम एक्शन की, इसको आप इन फॉलोइंग स्टेप से डिस्क्राइब कर सकते हो। पहला कि जो सबस्ट्रेट होता है वो एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ जुड़ रहा है और जब ये जुड़ता है पूरी तरह से फिट हो जाता है, कहता है कि भैया अब ना छोड़ूंगा। सो जब सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ जुड़ जाता है तो इट फिट टाइटली, इट फिट इनटू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। जब ये फिट होता है तो सबस्ट्रेट इंड्यूस द एंजाइम टू ऑल्टर इट शेप। रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बातें, छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें, बहुत इंपॉर्टेंट, कि भैया जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ जुड़ जाता है तो एंजाइम का जो शेप होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से एंजाइम और टाइटली सबस्ट्रेट के साथ जुड़ जाता है और ज्यादा टाइटली जुड़ जाएगा। फिर एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम जो कि सबस्ट्रेट की तरफ क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, उसके बिल्कुल पास में है, तो अब यहां पर जो केमिकल बॉन्ड होते हैं सबस्ट्रेट के वो टूट जाते हैं और एक नया बंदा, नया कॉम्प्लेक्स उभर कर सामने आता है, विच इज कॉल्ड एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। अब एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनते ही एंजाइम प्रोडक्ट को फेंक देता है बाहर और फ्री एंजाइम, भैया ये मनमौजी है, दोबारा जाएगा, लेकिन मनमौजी है, लेकिन भैया ये ना एक ही बंदे को प्यार करता है, तो ये फ्री एंजाइम तो है, लेकिन ये सेम मॉलिक्यूल या अनदर मॉलिक्यूल ऑफ सेम सबस्ट्रेट के साथ जुड़ेगा और दोबारा से कैटालिसिस करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से ये साइकिल जो है एंजाइम एक्टिविटी की चलती रहती है बेटे। ऑलराइट, समझ में आ रहा है? तो अभी भी अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आप सब बच्चों से ये विनम्र अनुरोध है कि कृपया अनुकंपा करें, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी जरूर बजा दें, राइट। आगे चलते हैं हम। हमारा अब आगे का टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। भैया अब इतने काम का बंदा है तो काम के बंदे को खराब करने के लिए बहुत सारे लोग सामने आते हैं। तो बहुत सारे लोगों में देखते हैं कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी डिस्कस करते हैं। सो भैया एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है, एंजाइम की काम करने की जो क्षमता होती है, बहुत सारे कंडीशंस की वजह से चेंज हो सकती है। जो कंडीशन एंजाइम के टर्शरी स्ट्रक्चर को तबाह करेंगे वो एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करेंगे। तो इनमें हमारे पास पहला फैक्टर है टेम्परेचर, दूसरा फैक्टर है पीएच, तीसरा फैक्टर है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन और चौथा फैक्टर है केमिकल्स जिन्हें हम इनहिबिटर्स कहते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले चलिए बात करते हैं हम इस टेम्परेचर और पीएच की। याद रखिए जो एंजाइम्स होते हैं ये नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर और पीएच पे ज्यादा काम करते हैं। तो जब एंजाइम मैक्सिमम काम करते हैं, भैया ये मैक्सिमम मेहनत कर रहे हैं, जैसे अभी इस टाइम पे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये महीने 7 महीने तुम्हारे जिंदगी के मतलब बहुत ज्यादा क्रूशियल है। नैरो टाइम जोन में तुमने
अगर एक्टिविटी, हाईएस्ट एक्टिविटी, ऑप्टिमम एक्टिविटी शो कर ली, नीट तुम्हारा पार, नीट की नैया तुम्हारी पार होने वाली है। सो रिमेंबर, जो एंजाइम्स हैं इसी तरह से हाईएस्ट एक्टिविटी शो करते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और पीएच में, और उसे आप कहते हो ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच, जहां पे ये मैक्सिमम काम करते हैं। एंजाइम करके काम करने की क्षमता बिलो एंड अबव द ऑप्टिमम वैल्यू घट जाती है। मतलब आप ऑप्टिमम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर करोगे तब एंजाइम की काम करने की क्षमता घट जाएगी। पीएच, ऑप्टिमम पीएच से और ज्यादा पीएच करोगे तब भी एंजाइम की एक्टिविटी घट जाएगी। एंजाइम के काम करने की जो कैपेसिटी है वो मैक्सिमम होती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और पीएच पे, उसको कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच। अब याद रखिए, जब आप टेम्परेचर या तापमान घटाएंगे तो एंजाइम्स की एक्टिविटी कम होती है, लेकिन वो डीनेचर नहीं होते, लेकिन उनकी शक्ल सूरत तबाह नहीं होती, एक्टिव साइट उनके तबाह नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ सुसुप्त अवस्था में, सोई हुई अवस्था में, इनएक्टिव अवस्था में चले जाते हैं। बोलते हैं कि टेम्परेचर कम तो थोड़ा सो लेता हूं, आराम फरमा लेता हूं, इनएक्टिव अवस्था में चले जाते हैं। जैसे कि फ्रीजर में आप या फ्रिज में आप अपनी सब्जियां स्टोर करते हैं, क्योंकि वहां पे माइक्रोबियल एंजाइम्स की एक्टिविटी, और फलों और सब्जियों में एंजाइम जो होते हैं उनकी एक्टिविटी घट जाती है। तो एंजाइम एक्टिविटी घटेगी या कम होगी लो टेम्परेचर पे, तो आपका फ्रूट और वेजिटेबल ज्यादा देर तक स्टिफ और फर्म रहेगा, सड़ेगा नहीं। सो इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं एंजाइम लो टेम्परेचर पे। जबकि अगर आप तापमान बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो एंजाइम की एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि बेचारा एंजाइम है क्या एक्चुअल में प्रोटीन, एंड प्रोटीन आर डीनेचर्ड बाय हीट। ज्यादा गर्म करोगे, ज्यादा तानोगे, ज्यादा खींचोगे इसको, ज्यादा टेम्परेचर करोगे, ये बोलेगा कि मैंने अब काम नहीं करना, तो ये क्या हो जाएगा, डीनेचर्ड हो जाएगा, खराब हो जाएगा ये। ठीक है जी। ये जो आपका यहाँ पर एक एनसीईआरटी में कर्व है वो दिया हुआ है, रिमेंबर, पीएच इन द एक्स एक्सिस, एंजाइम एक्टिविटी इन द वाई एक्सिस, सिमिलरली टेम्परेचर इन द एक्स एक्सिस, एंजाइम एक्टिविटी इन वाई एक्सिस। आपको मिलेगा दोनों कंडीशन में बेल शेप्ड कर्व। बेल शेप्ड कर्व में जहां पे एंजाइम एक्टिविटी आपको मैक्सिमम दिख रही है वाई एक्सिस में, इस मैक्सिमम एक्टिविटी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो पीएच होती है दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिमम पीएच, दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिमम पीएच। और जो टेम्परेचर जिस पे मैक्सिमम एक्टिविटी एंजाइम की है वो टेम्परेचर कहलाता है अगेन ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्या कहलाता है बच्चे, ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो ये बात आपके जहन में होनी चाहिए। रिमेंबर, लो टेम्परेचर करते हो तो एंजाइम एक्टिविटी घट रही है, क्योंकि बेचारे एंजाइम जो है वो थर्मली इनएक्टिवेट हो रहे हैं। लेकिन जब हाई टेम्परेचर कर रहे हो तब भी एंजाइम एक्टिविटी घट रही है, क्योंकि एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं, और प्रोटीन का स्ट्रक्चर तबाह हो जाता है जब उनको गर्म किया जाता है। सो एंजाइम्स गेट डीनेचर्ड एट हाई टेम्परेचर। पीएच और टेम्परेचर में दोनों में आपको बेल शेप्ड कर्व ही मिलेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, जो कि एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। देखो, जब आप सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो, सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ जुड़ता है और एंजाइम रिएक्शन धीरे धीरे शुरुआत में बढ़ती है। लेकिन ये जो एंजाइम की ये जो रिएक्शन वेलोसिटी होती है, जब यह मैक्सिमम पहुंच जाती है, मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाती है भैया, इसके बाद अब और ना ही बढ़ेगी ये। तो अब तुम जितना मर्जी सबस्ट्रेट उड़े ले जाओ, जो रिएक्शन वेलोसिटी है वो क्या आ गई है, वी मैक्स आ गई है, इसके ऊपर ये आगे नहीं बढ़ेगी। इसका रीजन क्या है, तो आप कहेंगे एंजाइम के जो मॉलिक्यूल होते हैं सबस्ट्रेट की तुलना में कम होते हैं। जब सब एंजाइम के एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट जाके एंटर कर जाते हैं तो सारे एक्टिव साइट सैचुरेट हो गए। अब कोई भी फ्री एंजाइम नहीं है जो कि
और एडिशनल सबस्ट्रेट के साथ जुड़ पाए, इसलिए अब कोई फायदा नहीं है। अब जितना मर्जी तुम सबस्ट्रेट उड़े ले जाओ भैया, Vmax एक बार आ गई, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। So that is the graph which is given here कि इसमें अगर आप x एक्सिस के अलोंग सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ड्रॉ करते हो बेटे और y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन ड्रॉ करते हो, तो इस तरह का आपको ये एक कर्व मिलेगा। याद रखिए यहां पे हम डिफाइन करते हैं Km वैल्यू, इसका नाम है माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। माइकलिस मेंटन कांस्टेंट भाई साहब ये कहता है, ये क्या है, ये है वो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जो कि Km is equal to the substrate concentration at Vmax upon 2। आप देख रहे हैं आपने x एक्सिस में ड्रॉ किया है Km, x एक्सिस में कौन है, सबस्ट्रेट, तो Km क्या है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन कौन सी वेलोसिटी पे, Vmax upon 2 ऑप्टेन, आधी मैक्सिमम या हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी लाने के लिए आपको जितना सबस्ट्रेट लगेगा वो कहलाता है आपका माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। रिमेंबर माइकलिस मेंटन कांस्टेंट आपको इनडायरेक्टली बताता है सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच का एक दूसरे के लिए प्यार। Km वैल्यू अगर कम होगी तो सबस्ट्रेट के लिए एंजाइम का प्यार ज्यादा होगा, और Km वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो सबस्ट्रेट के लिए एंजाइम का प्यार या एफिनिटी कम होगा। सो रिमेंबर सबस्ट्रेट और एंजाइम के दोनों के एक दूसरे के प्यार को दर्शाता है, उनके प्यार का दर्शक है Km वैल्यू। Km वैल्यू ज्यादा तो सबस्ट्रेट ज्यादा लगेगा Vmax अपॉन 2 लाने के लिए या Vmax लाने के लिए, तो मतलब एंजाइम की जो एफिनिटी है सबस्ट्रेट के लिए कम है। ऑलराइट, ठीक है जी। सो आफ्टर दिस वी हैव द नेक्स्ट फैक्टर विच इज अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी। सो एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है स्पेसिफिक केमिकल्स भी अफेक्ट करते हैं जब वो एंजाइम के साथ जुड़ जाते हैं। जब स्पेसिफिक केमिकल्स एंजाइम के साथ जुड़ते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी को ये क्योंकि बंद कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, तो उस बंदे को, उस केमिकल को हम कहते हैं इनहिबिटर। उसको क्या कहते हैं, इनहिबिटर। जब कोई इनहिबिटर सबस्ट्रेट से क्लोजली रिजेंबल करता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, तो और एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है, तो हम इसे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। जैसे कि मान लो तुम और कोई और बच्चा, दोनों एक दूसरे मतलब दोनों you both are doing study for the fixed seats of the नीट की सीट्स फिक्स रहती है until and unless कोई और कॉलेज नहीं ओपन होता हर साल। सो नीट की फिक्स सीटों को या एक्टिव साइट्स के फिक्स नंबर को के अंदर जाने के लिए सबस्ट्रेट और कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में एक दूसरे के बीच में युद्ध जो है उसका प्रारंभ हो जाता है। युद्ध के चलते जब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है एक्टिव साइट के अंदर घुस जाएगा तो सीधी सी बात है एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनेगा। इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स या एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स कभी भी प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, तो एंजाइम की एक्टिविटी खत्म, डिक्रीज हो गई, इनहिबिट हो गई कॉम्पिटिटिव वे में। तो इस मैकेनिज्म को कहा हमने कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। सो रिमेंबर जो आपका इनहिबिटर है सबस्ट्रेट के साथ क्लोज सिमिलैरिटी शो कर रहा है, तो इनहिबिटर सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन शो करता है फॉर द सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट ऑफ द एंजाइम, जिस वजह से सबस्ट्रेट बेचारा नहीं जुड़ पाता एक्टिव साइट के साथ और उसका जो काम करने की क्षमता है वो घट जाती है। फॉर एग्जाम्पल इनहिबिशन ऑफ, ये नीट में पॉइंट आ चुका है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का एग्जाम्पल, सो रिमेंबर दिस इज द एग्जाम्पल कि सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की एक्टिविटी इनहिबिट होती है कॉम्पिटिटिवली बाय मेलोनेट जो क्लोजली रिजेंबल करता है सक्सिनेट को स्ट्रक्चर में। सो
दैट इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, और ये इनहिबिटर्स ऑफनली यूज्ड टू कंट्रोल द बैक्टीरियल पैथोजन। अगर आपको बैक्टीरिया कोई इन्फेक्ट कर लेता है तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को आपके शरीर के अंदर कम करने के लिए यूज होती हैं एक तरह की दवाइयां जिनका नाम है सल्फा ड्रग्स। सल्फा ड्रग्स क्या करती हैं? सो याद रखो, जो सल्फा ड्रग्स होती हैं बेटे, सल्फा ड्रग्स वो दवाइयां होती हैं जो कि आपके बैक्टीरिया के अंदर फॉलिक एसिड नहीं बनने देती। तो ये फॉलिक एसिड नहीं बनने देंगी, जिसकी वजह से मतलब फॉलिक एसिड उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फॉलिक एसिड वो बनाती है पाबा से, पायरा अमीनो बेंजोइक एसिड नामक सबस्ट्रेट पे फॉलिक एसिड सिंथेज एक्ट करता है और फॉलिक एसिड बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए बनता रहता है। लेकिन जब मान लो कि आपको बैक्टीरिया को खत्म करना है तो आप पाबा का कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डालोगे जो है सल्फा ड्रग। तो सल्फा ड्रग जो है फॉलिक एसिड सिंथेज के साथ जुड़ जाएगी और फॉलिक एसिड बैक्टीरिया में बन ही नहीं पाएगा। बैक्टीरिया को बहुत ज्यादा जरूरी होता है फॉलिक एसिड नॉर्मल ग्रोथ के लिए। सो फॉलिक एसिड ना होवत तो बैक्टीरिया भी ना होवत, जिसकी वजह से अब जो है आप इस बैक्टीरियल पैथोजन से छुटकारा पा सकते हो। ऑल राइट, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ द एंजाइम, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ द एंजाइम्स। भैया थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम्स जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं और आइसोलेट भी हो चुके हैं और स्टडी भी किए जा चुके हैं। तुम्हारे सिलेबस में तो कुछ भी नहीं है। सो मोस्ट ऑफ दीज एंजाइम्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शंस दे कैटालाइज। लिपिड्स को तोड़ने वाले लाइपेज, राइट, प्रोटीन्स को तोड़ने वाले प्रोटीएज। सो जैसी रिएक्शन वो कैटालाइज करते हैं उसके बेसिस के ऊपर हम एंजाइम को नाम दे देते हैं। एंजाइम्स को क्लासिफाई किया जाता है, डिवाइड किया जाता है 6 क्लासेस में और हर एक में 4 से 13 सब क्लास होती है। सो रिमेंबर एंजाइम की 6 क्लासेस हैं और हर एक क्लास की 4 से 13 4 to 13 सब क्लासेस होती हैं और आप इनको 4 डिजिट नंबर भी देते हो, इनका पेट नेम भी देते हो 4 डिजिट नंबर, जिसमें पहला डिजिट जो फर्स्ट डिजिट होता है वही देखना होता है आपको। फर्स्ट डिजिट बताता है अबाउट क्लास ऑफ द एंजाइम, राइट। अब पहला क्लास है ऑक्सीडोरिडक्टेज। जो ऑक्सीडोरिडक्टेज नामक एंजाइम है उनको आप डिहाइड्रोजिनेज भी कहते हो। तो वो एंजाइम जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शंस कैटालाइज करते हैं बिटवीन 2 सबस्ट्रेट, ऑक्सीडोरिडक्टेज या फर्स्ट क्लास को बिलोंग करते हैं। तो जिसमें इस तरह से आप देख रहे हैं एक सबस्ट्रेट जो है जो रिड्यूस था वो ऑक्सीडाइज अवस्था में आ जाएगा और दूसरा जो ऑक्सीडाइज था वो रिड्यूस अवस्था में आ जाएगा। ट्रांसफर होता है यहाँ प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का या ऑक्सीजन का, तो हम इसको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। दूसरी क्लास है ट्रांसफरेजेस। ये वो एंजाइम है जो किसी एक ग्रुप को अदर देन रिमेंबर हाइड्रोजन को, क्योंकि हाइड्रोजन को ट्रांसफर करेंगे तो वो डिहाइड्रोजिनेजेस या ऑक्सीडोरिडक्टेज कैटेगरी में या फर्स्ट क्लास को बिलोंग करेंगे। तो जब कोई और ग्रुप हाइड्रोजन को छोड़ के वो ट्रांसफर होता है बिटवीन पेयर ऑफ सबस्ट्रेट बिटवीन 2 सबस्ट्रेट, दैट एंजाइम विल बिलोंग टू द ट्रांसफरेज कैटेगरी। देन थर्ड इज हाइड्रोलेजेस। जो एंजाइम तोड़ते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं बॉन्ड्स को, जैसे कि एस्टर बॉन्ड को, ईथर बॉन्ड को, पेप्टाइड बॉन्ड को, ग्लाइकोजिडिक बॉन्ड को, कार्बन कार्बन, कार्बन हैलाइड, फास्फोरस नाइट्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ते हैं, वो कहलाते हैं हमारे पास हाइड्रोलेजेस। सो रिमेंबर ये सारे जो हाइड्रोलेजेस हैं दे ऑल उनकी कैटेगरी में हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। सो ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम बिलोंग टू विच क्लास? हाइड्रोलेज। फोर्थ क्लास है लाइएज। वो एंजाइम जो किसी एक ग्रुप को एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में डालते हैं बायो मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस नहीं इस्तेमाल करते, ये कोई और मैकेनिज्म अडॉप्ट करते हैं जिसकी वजह से प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड आ जाता है इस प्रकार से। तो ये रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय द लाइएज कैटेगरी ऑफ एंजाइम। The fifth category of the enzyme, fifth class of the enzyme, isomerase.
वो एंजाइम जो एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में बस तब्दील करता है, जैसे ऑप्टिकल, जियोमेट्रिकल और पोजिशनल आइसोमर को एक दूसरे में तब्दील करेंगे, आइसोमरेज कैटेगरी ऑफ एंजाइम कहलाएंगे। एंड लास्ट इज लाइगेजेस। जो लाइगेजेस एंजाइम होते हैं वो दो कंपाउंड्स को एक दूसरे, लाइगेज मतलब जोड़ना, तो दो मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं और एटीपी का ये इस्तेमाल करते हैं। सो जैसे ये बॉन्ड जोड़ते हैं, जैसे कि CO, CS, CN और PO बॉन्ड, या छोटे दो मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे और बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे। जैसे डीएनए लाइगेज दो सोर्सेस के डीएनए को जोड़ता है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाता है। ठीक है जी। We are left with this topic cofactors. Remember, एंजाइम्स बने होते हैं एक या बहुत ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स के। कई कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें नॉन प्रोटीन बंधे भी लगे होते हैं एंजाइम के प्रोटीन पार्ट के साथ, और हम इन्हें कोफैक्टर कहते हैं। तो ये कोफैक्टर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं एंजाइम को एक्टिव बनाने के लिए। रिमेंबर, जो प्रोटीन पोर्शन है ऐसे एंजाइम का जिनमें कोफैक्टर लगा है, तो प्रोटीन पोर्शन कहलाता है एपो एंजाइम, और जो नॉन प्रोटीन पोर्शन है उसको कोफैक्टर कहा जाता है। कोफैक्टर तीन प्रकार के होते हैं। पहला कोफैक्टर है प्रोस्थेटिक ग्रुप, दूसरा कोफैक्टर है कोएंजाइम और तीसरा है मेटल आयन। अब आप सोचेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? भैया ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो बाकी कोफैक्टर से इसलिए अलग होते हैं क्योंकि ये एपो एंजाइम के साथ एक बहुत ज्यादा तेज या बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंधन से जुड़े होते हैं, टाइटली जुड़े होते हैं एपो एंजाइम के साथ प्रोस्थेटिक ग्रुप। जैसे कि परऑक्सीडेज और कैटालेज नामक दो एंजाइम जो परऑक्सीसोम्स में पाए जाते हैं और हाइड्रोजन परऑक्साइड को तोड़ते हैं इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन, इन एंजाइम में हीम जो है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट होता है और एक्टिव साइट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। ठीक है, अगला बंदा है कोएंजाइम। कोएंजाइम वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो एपो एंजाइम के साथ जुड़ते हैं, लेकिन एपो एंजाइम के साथ ये तभी जुड़ते हैं जब रिएक्शन होनी होती है। मतलब इनका एपो एंजाइम के साथ जुड़ना ट्रांजिएंट होता है, कैटालिसिस जब करनी है इनको। जो कोएंजाइम होते हैं वो बहुत सारी एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इनका एसेंशियल जो केमिकल कंपोनेंट होता है कोएंजाइम का वो विटामिन्स होती हैं, जैसे कि निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड में और निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट में जो विटामिन प्रेजेंट है वो है नियासिन। ठीक है, एक और भी तरह के एग्जाम्पल है विच आर FMN एंड FAD। ये है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, दिस इज व्हाट, ये है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड एंड फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इनमें प्रेजेंट होता है राइबोफ्लेविन विटामिन। ठीक है, बहुत सारे एंजाइम्स में या नंबर ऑफ एंजाइम्स को जरूरत लगती है मेटल आयन की काम करने के लिए। तो जो ये मेटल आयन होते हैं हमारे एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, द साइड चेन्स एट द एक्टिव साइट, और सिमिलरली ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं हमारे सबस्ट्रेट के साथ। मतलब मेटल आयन सबस्ट्रेट के साथ भी जुड़ा होगा और आपके एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ भी जुड़ा होगा विद द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एग्जाम्पल है इसका जिंक। सो जिंक इज द कोफैक्टर फॉर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। वो एंजाइम जो प्रोटीन को तोड़ते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कहलाते हैं। एग्जाम्पल है कार्बोक्सीपेप्टिडेज। सो कार्बोक्सीपेप्टिडेज नामक एंजाइम के लिए कौन सा मेटल आयन जरूरी है? जिंक आयन। याद रखिए, अगर तुमने ये कोशिश की कि तुम एंजाइम में से कोफैक्टर निकाल दोगे तो एंजाइम का काम करने की जो शक्ति है पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो जिससे तुम्हें ये समझ में आया कि कैटालिटिक एक्टिविटी शो करने के लिए कोफैक्टर का बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल होता है। राइट, कोफैक्टर बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं
एंजाइम की एक्टिविटी के लिए। जैसे तुमने अगर नीट क्लियर करना है तो तुम्हें एक सही और सच्चे और मेहनती गुरु की आवश्यकता है और एक अच्छी किताब की आवश्यकता है। तो सिमिलरली एंजाइम जो होते हैं, जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम होते हैं, कॉन्जुगेटेड एंजाइम में से एक आपने, मान लो आपने एक अच्छी किताब निकाल दी, जो कोफैक्टर है वो निकाल दिया, तो एंजाइम की एक्टिविटी जो होगी वो खत्म हो जाएगी। यू विल नॉट बी एबल टू क्रैक द पेपर इफ यू विल नॉट फॉलो द एनसीईआरटी। इट इज वेरी क्रूशियल, इट्स अ कोफैक्टर विच इज रिक्वायर्ड टू एक्सेल इन द एग्जामिनेशन ऑफ द नीट। सो अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस एनसीईआरटी। और मैंने सिर्फ एनसीईआरटी इसलिए करवाई बेटा बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड में आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी समझनी है, आपको मास्टर्स इन जोलॉजी या मास्टर्स इन बॉटनी नहीं करना, ना पीएचडी इन बॉटनी एंड पीएचडी इन जोलॉजी करनी है। आपको एक रेलेवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए होती है जो आप, क्योंकि नॉलेज इज समथिंग विच इज लाइक अ वास्ट ओशन। इस ओशन में से आपको वो जरूरत की चीजें, जरूरत का पानी निकालना है जो आपको नीट क्लियर करने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस रखना है और अपना स्कोर जो है वो 360 की तरफ जो है वो अग्रसर करना है। ठीक है, सो अगर आप लोग चाहते हैं, आप बच्चे चाहते हैं कि मैं इस तरह के एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर जो है वो बनाती रहूं, कृपया करके अपना इतना सा योगदान करें कि कमेंट सेक्शन में बता दें कि आपको कौन से चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है, सो दैट आई कैन हेल्प यू। और प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। आप सब बच्चों का कल्याण हो, भला हो, आप जिंदगी में आगे बढ़ते जाएं, मेहनत करते जाइए और चक दे फटे चक दे इंडिया। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे हैप्पी, स्टे क्वाइट, stay calm, be positive, be motivated, keep working, and see you in the next lecture. Till then, bye bye, sayonara, sayonara.